नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ बेटे की दर्द भरी कहानी। राम ने जब अपनी माँ की ऐसी दशा देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने कंधे पर अपने बेटे के हाथ का स्पर्श महसूस करते ही आज कमला जी का दर्द आंखों से आंसू बनकर बह निकला। अपने आंसुओं को समेटते हुए पलटी तो झूठी मुस्कान के साथ बोली, अरे बेटा, तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। राम एकटक अपनी माँ के चेहरे को निहार रहा था। कमला जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? राम न माँ को से बोला, कितना माँ और कितना दर्द सहेंगी, और आप अपने बेटे से कितना झूठ बोलेंगी? आपने बताया क्यों नहीं कि आपके साथ स्नेहा? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं आपके दुख दर्द में शामिल हो सकूं? या फिर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा ही नहीं? कहते कहते दोनों माँ बेटे की आंखें नम हो गईं। तो राम आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगा लेता है। बस माँ, बस, अब और नहीं। राम ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। इतने में स्नेहा रसोई की तरफ से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तक एक कप कॉफी नहीं बनी तेरी? या वहां भी घुटनों के दर्द का बहाना लेकर सो गई। आगे बोलने की उसकी हिम्मत ना हो सकी। सामने राम को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। स्नेहा ने आज पहली बार कमला जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। यह तो उसका रोज का काम था। अभी कुछ देर पहले की ही बात है जब कमला जी की दोपहर के समय हॉल में टीवी देख रही थी। बच्चे थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आए थे और वह अपने कमरे में अपना होमवर्क कर रहे थे। इसलिए कमला जी कुछ देर टीवी देखते देखते अपने घुटनों को मालिश कर रही थी। तभी उनकी बहू स्नेहा अपनी किटी पार्टी से लौटी और कमला जी को टीवी देखते हुए उसके तन बदन में आग लग गई। उन्हें झिड़कते हुए बोली, मैं जब भी थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाती हूँ, आप टीवी खोलकर बैठ जाती हैं। बिल के आपका मरा हुआ पति देगा आकर, और यह पंखा फुल स्पीड में चला रखा है। पर आपको क्या पता कि घर कैसे चलता है। अब उठिए यहाँ से। मैंने आज ही नए सोफे कवर बिछाए हैं और उन पर पैर पसार के बैठ गई। सारे कवर गंदे कर दिए हैं। तो कमला जी नीचे जमीन पर बैठ गई। आज बहू की बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इतने में बहू फिर से दमकते हुए बोली, जाइए, मेरे लिए एक गर्मा गर्म कॉफी लेकर आइए। और बाकी का काम अभी तक किया या नहीं? कमला जी ने अपने घुटनों पर हाथ रखकर उठते हुए बोली, स्नेहा बेटा, मैंने सारा काम कर दिया है, बस रोटियां बनानी बाकी हैं। मेरे घुटनों में दर्द ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए रोटियां तुम बना लेना बेटा, क्योंकि आप तो यहाँ पर बस रोटियां ही तोड़ने के लिए आई हो। कोई काम को कह दूँ तो 4 बहाने बनाने लगती हो। अगर आपको मुझसे इतनी ही दुश्मनी है तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? मुझे भी सुकून से जीने दो। कमला जी ने बोलना सही नहीं समझा और चुपचाप आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए रसोई की तरफ चली गई। अपनी मम्मी की तेज आवाज सुनकर बच्चे भी कमरे से आकर अपनी दादी को देखते रहते हैं। इतने में राम भी ऑफिस से आ जाता है। राम आज जल्दी घर आ गया। जब वह घर के बाहर था तो उसे स्नेहा के चिल्लाने की कुछ कुछ बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन क्या कह रही थी वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। घर के अंदर आया तो बच्चों को भी डरा सहमा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ भी परेशान लग रही थी। बच्चे कभी अपने पिता की तरफ देखते तो कभी नोटबुक को देखते। राम वहीं बच्चों के पास बैठ गया। उसने बच्चों से पूछा, तुम्हारी मम्मी दादी माँ से कुछ कह रही थी क्या? वह दादी माँ से हमेशा ऐसे ही लहजे में बात करती हैं।
बच्चे डर की वजह से कभी हाँ और कभी ना में सिर हिलाने लगे। राम ने विचार किया कि बच्चे भी अपनी बात को सच्चाई से नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब घर में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं माँ के पास अच्छे से वक्त बिता सकूं। बस रात को ही कुछ समय मिलता है। उनके पास 2 घड़ी बतियाने का। जब से पापा का देहांत हुआ है, माँ बड़ी अकेली हो गई है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया कि अपनी माँ को 2 घड़ी देख भी नहीं पाता हूँ। आज जो मैंने सुना है, क्या यह सब मेरी माँ रोज सुनती है? उसका खून खौलने लगा। उसको अपनी माँ के साथ हो रहे अन्याय ने जैसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया कि मैं अपनी माँ को 2 वक्त का चैन से खाना भी नहीं दे सकता। फिर मेरा बेटा होने का क्या मतलब है? लानत है मुझ जैसे बेटे पर। आज वह खुद को माँ का कसूरवार समझ रहा था। उसको वे दिन याद आने लगे जब वह घर आता था और फिर लौट कर जाता था तो माँ कैसे उसी सूनी आंखों से बहुत देर तक उसको देखती रहती थी। मुझे पता होता कि वह अंदर से दुखी है और इस उम्र में भी बेचारी रसोई में काम करती। इस उम्र में तो लोगों को आराम और अपने बच्चों के सहारे की जरूरत होती है, मगर आज मैं अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब पापा थे तो माँ कितनी खुश थी। राम सोचते सोचते बीती हुई यादों में खो गया। कमला जी इतनी खुशबू रसोई में छोड़ो, पूरा घर महक रहा है। क्या क्या बनाया है हम 2 अकेले प्राणियों के लिए। जाकर पत्नी के कंधे को बड़े ही प्यार से पकड़ते हुए प्रेम कुमार जी रसोई में बने पकवानों की तरफ नजर दौड़ाने लगी। वाह जी, कितना कुछ बना लिया है, जैसे होली दिवाली के पकवान हो। अरे वाह, कहीं पकौड़े और मटर का पुलाव। देखो तो इधर। अच्छा जी, शाही पनीर, भिंडी की सब्जी। अरे अरे, सारा मेरी पसंद का खाना बनाया है आज। मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? प्रेम कुमार जी बोले। कमला जी थोड़ी शर्मा गई और उनके झुर्रीदार गालों पर गुलाबी आवा दौड़ गई। फिर बनावटी अंदाज में बोली, हटो जी, अब क्या तुम भी भूल गए कि आज महीने का दूसरा रविवार है। आज राम हमारे पास आता है। आज वह पूरे दिन मेरे साथ रहेगा। ये मेरे लिए होली दिवाली से क्या कम होता है? प्रेम कुमार जी उदास हो गए। उसी पल उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। पत्नी के कंधे को छोड़ रसोई की स्लैब से सटकर खड़े हो गए, जैसे शरीर में जान ही ना हो। कमला जी के चेहरे की तरफ देखकर रो पड़े और धीरे से बोले, कमला, क्या सचमुच हमारे बेटे को हमारी जरूरत नहीं है और उसके जीवन में हमारे लिए कोई जगह नहीं है? कहते हुए आंगन में जाकर बैठ गए। आराम कुर्सी के पास रखे अखबारों को अपने चेहरे पर लिया और पढ़ने का नाटक करने लगी। अंदर कमला जी तुरंत अदरक काली मिर्च की चाय बनाकर प्याली में डालकर ले आई और कुर्सी खींचकर बगल में बैठ गई। पति का अखबार हटाया तो देखा प्रेम कुमार जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए वह भी रो पड़ी। अपने आप को संभालते हुए सतर्क हुई, लेकिन अपने आए हुए दिनों में उन्होंने अपने पति की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू। क्या करते हो जी? खुद ही तो उसे बोला था कि अलग मकान लेकर रहने को, और तब तो मुझे बड़ी तसल्ली देते थे कि मैं बेकार ही रो रही हूँ। एक ही शहर में तो रहते हैं हम लोग, अब मोहल्ले का ही तो फर्क है ना। लगभग गुस्सा हुए बोले तो क्या करता, नहीं भेजता तो बहू क्या उसे चैन से इस घर में रहने देती? हर रोज कभी पुराने घर को लेकर तो कभी बूढ़े हो चुके माँ बाप को लेकर लड़ती रहती थी। तो क्या करता? क्या कहता है कि रहो हमारे साथ और छोड़ दो बीवी को।
सही तो था। वह दिन याद कर कमला जी रो रही थी और कांपते हाथों से प्रेम कुमार जी के हाथों में चाय का प्याला देकर रसोई में चली गई। कढ़ाई में सब्जी का तड़का अब जलने लगा था। जल्दी जल्दी कढ़ाई चलाकर उतारने के चक्कर में हाथ कढ़ाई से छू गया और उंगलियां जल गईं। लेकिन मन की जलन ने आंखों में आंसू ला दिए थे। फर्श पर निढाल सी बैठ गई। आंखों में तैरते आंसू के पर्दे पर वह मनहूस दिन जैसे दिखने लगा था। माँ, किधर हो माँ? देखो, आज मैंने बड़ा सा घर ले लिया। माँ, अब स्नेहा को भी शिकायत नहीं होगी और हम इकट्ठे ही रह सकेंगे। बेटे के लिए बड़ी खुशी और उससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए कि बेटा इस लायक हो गया, इतने बड़े शहर में घर खरीद लिया। कमला जी जल्दी जल्दी हलवा बनाने लगी। ईश्वर का भोग जो चढ़ाना था कि तभी स्नेहा आई। राम, कुछ ही कपड़े पैक करेंगे, हम अभी नए घर में चली जाएंगे। वैसे भी पापा जी हैं यहाँ, जैसे ही जरूरत होगी तो माँ पापा जी को लेकर आ जाना। बाकी घर फुल एंड फिनिश है। लेकिन माँ पापा यहाँ क्यों रहेंगे? तुम सोचो, मुझे नहीं लगता कि यह लोग अपना घर छोड़कर जाना चाहेंगे। और तुम्हें परेशानी है तो तुम ले चलो इन्हें, लेकिन इनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। सपाट ढंग से इतनी कड़ी बात कह दी। स्नेहा ने तीनों स्तब्ध रह गए। लेकिन प्रेम कुमार जी ने अचानक बोलना शुरू किया। राम, तुम जाओ अपने घर, हम अपने घर में ही रहेंगे और किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। राम ने पिता की इतनी सख्त बात कभी नहीं सुनी थी। जाकर पैरों में गिर गया। पापा, आपने अपना निर्णय सुना दिया और स्नेहा ने अपना, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या पापा? तब प्रेम कुमार जी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। क्या हुआ? एक ही शहर में तो रहते हैं हम, आते जाते रहना। हो सके तो सुबह जरूर आना, देखने की हम जिंदा हैं कि नहीं। तब भी राम नहीं जाना चाहता था। लेकिन उस दिन स्नेहा ने रात भर कितना बवाल किया। प्रेम कुमार जी हाथ जोड़कर बेटे के सामने खड़े हो गए थे। चले जा बेटा, अच्छे बेटे होने पर हमें कोई संदेह नहीं है। बस चाहता हूँ कि जो रिश्ता अभी अभी बना है वह हमारी वजह से ना टूटे। अपने रिश्ते को समय दो, नहीं संभाल पाए तो मैं जिद नहीं करूँगा। लेकिन बेटा, एक कोशिश तो बनती है ना। कहते हुए बेटे को सीने से लगा लिया था प्रेम कुमार ने। फिर क्या था, एक हफ्ते में दोनों अपने नए घर में चले गए। लेकिन राम रोज सुबह शाम दूध, ब्रेड और जरूरत का सामान लेकर आता और माँ पापा के साथ चाय पीकर जाता। माँ पापा की हर जरूरत का सामान कुछ ही मिनटों में हाजिर हो जाता था। महीने में उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, महीने के हर दूसरे रविवार पूरे दिन और रात माँ के साथ बिताना। वह एक दिन हर महीने को दोनों के साथ होली, दिवाली जैसा होता था। लेकिन आज पति की आंखों में आंसू देखकर कमला जी रोने लगी थी। उंगलियों की जलन से भारी मन की जलन थी। कमला, कमला, जरा इधर आना तो, देखो हमारा राम आया है। पति की आवाज सुनकर कमला जी भाग कर आई। आंगन में राम खड़ा था। कमला जाकर बेटे के गले लग गई। बेटे को देखकर प्रेम कुमार का विषाद दुख सब कुछ जैसे खत्म हो गया। राम के आने के बाद ये दोनों पति पत्नी एक हफ्ते तक खुश नजर आते थे। लेकिन एक दिन पापा को हार्ट अटैक आया और वह माँ को इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। कमला जी तो एकदम से अकेली हो गई थी। तो राम माँ को अपने साथ ले आया था। राम वहां से उठकर सीधा माँ के पास पहुंचा तो माँ की ऐसी हालत देख उसकी आंखों से आंसू आ गए। राम ने अपनी माँ का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, माँ,
आपको मेरी कसम, आज आप झूठ नहीं बोलेंगी। मेरी ना मौजूदगी में आपके साथ यहाँ क्या क्या होता है, मुझे सच सच बताइए। कमला जी नम आंखों से बोली। मैं बहू से कुछ भी पूछती तो वह पलटकर जवाब देती है, बुढ़िया तू चुप रहा कर। तुझे मुझसे क्या मतलब है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ? क्या मेरी अब इस घर में इतनी पूछ नहीं बेटा? बहू एक बार मुझे कुछ करने से पहले बताती भी नहीं। सलाह लेना तो दूर की बात है, लेकिन स्नेहा बहू के लिए तो मैं सिर्फ इस घर का एक फालतू सामान के अलावा कुछ नहीं। जब तक घर में तुम रहते हो तब तक वह थोड़ा बहुत दिखावा करती है, लेकिन तुम्हारे जाते ही वह मेरी तरफ से बिल्कुल नजर फेर लेती है। अगर तुम कभी मुझसे मेरी मनपसंद चीज लाकर दे देते हो तो बहू इस बात पर तुम्हारे जाने के बाद घर में कलह करती है। इसलिए मैं ही आगे बढ़कर तुमसे कहती हूँ कि बेटा मुझसे यह चीजें हजम नहीं होती, मत लाया करो। मैं बहू की कितनी ही बातों को अनदेखा करती हूँ, लेकिन बहू अपनी बुरी हरकतें करने से बाज नहीं आती। अब बच्चों को भी इस तरह की बातें सिखाने लगी है। बाहर से कुछ खाने का सामान मंगवाती है तो बच्चे मुझसे छुपाकर लाते हैं और मेरे लेट जाने के बाद ही खाते हैं। जब भी मैं किसी के साथ में बैठी होती हूँ तो बच्चे मेरे आसपास मंडराते रहते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि दादी अपनी सहेलियों के साथ क्या क्या बातें कर रही हैं। मैंने पूछा तो कहते, हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि अगर आपको या आपकी सहेली को कोई ज़रूरत हो तो आवाज़ न लगानी पड़ेगी। कई बार मैंने बच्चों को खाने पीने की चीज़ ले जाते हुए देखकर पूछा भी कि क्या ले जा रहे हैं, तो बच्चे बातें बनाते हुए बोले, दादी घर का सामान है। वह भी सब समझती थी, क्योंकि कमला जी ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। एक दो बार कमला जी ने उसे समझाना भी चाहा। अच्छा लगता है क्या? छोटे बच्चों को तुम क्या सिखा रही हो? क्या मैंने खाने पीने की चीजें नहीं देखी हैं? अगर तुम मेरे सामने से कुछ लेकर जाओगे तो मैं क्या बिना दिए छीन कर खा लूंगी। उनके समझाने का भी बहू उनका उल्टा ही अर्थ लेती और उन पर ही राशन पानी लेकर के चढ़ जाती थी। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात गलत लगती है। आजकल के बच्चों को सिखाने की जरूरत ही नहीं है, जो देखते हैं वही करते हैं। रही बात खाने पीने की, तो आपको यह बातें शोभा नहीं देती हैं। अरे अपनी उम्र तो देखिए, इस उम्र में भी चटोरापन करोगी तो हमारे ही सिर पर आफत आएगी। आपको क्या, आप तो बिस्तर पर पड़ जाएंगी। कमला जी गुस्से में बोली, बहू मैं चटोरापन करती हूँ तो जिस आदमी की अफसरशाही की तनख्वाह तुम हर महीने गिनती हो और जो इतना बड़ा सा घर लिए बैठी हो, वह सब ना होता। हाँ, रही बात आजकल के बच्चे तेज हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। इस बात का ध्यान रखना। शायद तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं रहूं या ना रहूं। और तुम्हारे जाने के बाद बहू अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है और पूरा घर का काम मुझ पर छोड़ जाती है। और अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो उल्टा मुझे ही चार बातें सुनाती है। कहते हुए कमला जी की आंखें गीली हो गई। इतने में स्नेहा दूसरे कमरे की तरफ से बाहर से चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तक तुमसे एक कप कॉफी नहीं बनी, या रसोई में घुटनों के दर्द का बहाना लेकर सो गई। आगे बोलने की उसकी हिम्मत ही ना हुई। सामने राम को देखकर उसकी जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। राम ने गुस्से में खींचकर एक तमाचा स्नेहा के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के साथ ऐसी बात करने की? एक थप्पड़ से स्नेहा एकदम से कांपती हुई आवाज में बोली, अरे आप कब आए? राम ने कड़क लहजे में कहा, मैं तभी आ गया था जब तुम माँ से ऊट पटांग बातें कर रही थी।
शक तो मुझे था, लेकिन आज कान से सुना तो यकीन हो गया। मुझे लगता है कि काम वाली बीमार नहीं है, तुमने ही उसको जानबूझकर छुट्टी दे दी है। आखिर तुम कितना गिरोगी? मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरी माँ का हक है। इस माँ ने मुझे मेरी माँ के मरने के बाद मेरी दयनीय हालत देखकर अपना लिया था। अपनाया ही नहीं, पूरे 5 साल तक मेरा इलाज भी करवाया। मेरे उस बाप और मेरी सौतेली माँ ने मरने के लिए दादी की गोद में डाल दिया था। माँ ने दूसरा बच्चा भी इसलिए नहीं पैदा किया कि कहीं उनके प्यार और मेरे इलाज में कमी ना हो जाए। अगर सुन सको तो सुनो स्नेहा, मैं माँ के देवर की औलाद हूँ। मेरे पिता ने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली। माँ ने मुझे बड़ी माँ होकर भी माँ का प्यार दिया। सौतेलापन के दंश से इन्हीं की ममता ने बचाया। इसमें गलती मेरी है जो मैंने खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास किया। अपनी माँ के दुखों का ख्याल मुझे रखना चाहिए था। अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और ना मेरी माँ को मेरे रहते उनका बेटा खुद उनकी सेवा करने के लिए सक्षम है। इतना कहकर राम अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फफक फफक कर रोने लगता है। बच्चे भी दादी और पापा को देखकर रोने लगी। स्नेहा को आज खुद से आत्मग्लानि होने लगी थी। उसका सिर शर्म से कटा जा रहा था। वह अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन राम ने उसे माँ के कमरे से बाहर निकल जाने की हिदायत दे दी थी। माँ ने राम को माफ कर दिया। माँ को न धन चाहिए न हीरे जवाहरात। आज उसे तो बस अपने बच्चों के लिए मुस्कुराहट चाहिए, जिसे पाकर कमला जी आनंद से भर गई थी। यही तो चाहिए था उन बूढ़ी आंखों को। राम ने अपनी पत्नी को आज तक माफ नहीं किया, और कितने सालों बाद आज भी उनकी बहू इतने बड़े मकान के पिछले कमरे में अकेली रहती थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।